कि कुछ होगा तो किसी स्टाफ को भिजवा के दिखवा दीजिए। गुड आफ्टरनून हमारे स्टेट इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी लोगों के लिए। आज हमारे बीच में डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव गायनिकोलॉजिस्ट हैं हमारे स्टेट इंस्टीट्यूट की। वो आपको बताएंगे रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर के बारे में। रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर, मैटरनल केयर तो होती है, सब लोग देते हैं, हमारे एएनएम से लेके चिकित्सक तक सभी लोग मैटरनल केयर करते हैं, लेकिन वो किस तरह करना चाहिए और हर स्टेप में क्या सावधानी लेना है, कैसे बात करना है, किस तरह हर चीज रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, तो इसके बारे में बताएंगी मैडम डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो सर ने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर आप सबसे रूबरू होने का। जो आज का टॉपिक है रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर। कई बार हमें लगता है कि इसमें क्या रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर तो हम कर ही रहे हैं, पर इसमें अलग सा क्या है, क्यों इतना अलग से इसमें कहने की जरूरत पड़ रही है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो अभी हम जो अगले 10-15 मिनट में 20 मिनट में जो डिस्कशन करेंगे, जो बात करेंगे, तब हमें इस चीज का रियलाइजेशन होगा कि ये एक्चुअली में कितनी इम्पोर्टेंट चीज है। अभी हमारे यहाँ सारी संस्था पर गवर्नमेंट सेटअप में ऑल ओवर इंडिया लक्ष्य प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने इस प्रोग्राम के तहत ओटी और लेबर रूम, इसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट का कोशिश की जा रही है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ट्रेंड स्टाफ, और उसमें लगातार बार हम लोग ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं ताकि जो आउटपुट निकल कर आए वो बहुत अच्छा निकले हर लेवल पे। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, हमारा स्टाफ ट्रेन पूरी तरह से नहीं है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में हमारा स्टाफ भी पूरी तरह से ट्रेन हो, और ये सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली है, कि जहां हमें गैप लगते हैं हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ तीसरा पॉइंट जो आता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, हमारा ट्रेंड स्टाफ भी है, पर हमारा बिहेवियर जो हेल्थ प्रोवाइडर्स का है, अगर उसमें कहीं कुछ कमी है तो हमारा उतना अच्छा आउटकम निकल कर नहीं आ सकता। बिहेवियर की बात करें तो हमें लगता है कि नहीं, हम तो बहुत अच्छे से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, पर ये शायद ये हमारा आउटलुक है, पर हम अगर दूसरे जो हमारे हितग्राही जो आते हैं उनकी नजर से देखें तो उनको इसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। तो इसलिए हमने ये टॉपिक है जो आप आगे पढ़ते चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। सर 1947 से हमारे यहाँ पर एक मानव अधिकार की बात हुई थी कि हर एक जो इंसान है, जो मानव है, उसके अपने कुछ अधिकार हैं जो उसको मिलना चाहिए। उसमें उसके रहने के, खाने के, हेल्थ के और उसको सम्मान पाने के पूरा उसको अधिकार है। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो महिलाएं एनसी पीरियड में आती है, गर्भवती महिलाएं जो आती हैं हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूट में, चाहे वो सीएससी हो, पीएससी हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज हो, वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो उनका फुलफिल पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं वो डरी सहमी सी है आने के नाम से, जैसे कि कहने को है कि डिलीवरी या किसी माँ, गर्भवती माँ जो आ रही है, जो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, जो हमारा एक नागरिक बनने वाला है, हमारे देश का एक नागरिक बनने वाला है, उसको जन्म देने वाली है, तो वो इतनी डरी सहमी सी क्यों है? वो इसलिए है कि उसके मन में जो एक तो अनजान जगह जाने का डर है कि हॉस्पिटल से कोई रोज रोज तो जाता नहीं, हॉस्पिटल के नाम से वैसे ही पसीने छूट जाते हैं कि अरे हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि आदमी परेशान है, बीमार है, तकलीफ है उसको, और उसमें वो हॉस्पिटल जा रहा है, और हॉस्पिटल जाने पर उसके लेवल पे अगर सुविधाएं नहीं मिलती, अगर उसको उस लेवल पे जो डर व्याप्त है उसको पूरी तरह से उसका डर मन से नहीं निकलता, तो फिर हमारी सेवाओं में कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कमी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे
कि रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, हम किस तरह से इसमें और थोड़ा सा ध्यान देके सुधार कर सकते हैं। तो आज हम इसमें हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्ट हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले स्लाइड फर्स्ट कि हम इससे क्या क्या किस किस के नजर हम मार रहे हैं, किस किस पे हम देखते जा रहे हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी एबल टू डिफाइन RMC, रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर क्या है, हम इसको समझ सकेंगे। और स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ द, क्या प्रिंसिपल है रिस्पेक्टफुल मैटरनल हेल्थ केयर के जो हमें देने चाहिए। डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू प्रोवाइड RMC, किस तरह से हम प्रोवाइड कर सकते हैं to women with dignity and respect, protection and from the harm, privacy and confidentiality. List importance of the companionship, male involvement and the participation. Take informed consent, demonstrate effective communications for RMC, and understand how break bad news effectively and compassionately. Next. So, किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर। रिस्पेक्टेड अ वुमेन राइट्स, चॉइस एंड डिग्निटी। जो भी महिला हितग्राही हमारे पास आ रही है उसके क्या अधिकार है, क्या उसकी पसंद है, ये हमें उस चीज का रिस्पेक्ट करना है, उसका सम्मान करना है और इस तरह की केयर देनी है, केयर दैट ए काइंड ऑफ कॉम्पिटेंट एंड द इम्प्रूव आउटकम, कि हमारा इस तरह से उसको हम केयर दें कि जो भी आउटकम हमारा जिसलिए वो आई है वो इसका एक बेहतरीन आउटकम निकल के आए और वो एक अच्छी यादें लेकर हमारी संस्था से जाए। केयर दैट डज नो हार्म, है ना। और इस तरह से हमारी केयर हो कि उसको कोई किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। कि महिला आई तो हमारी संस्था में डिलीवरी करवाने, पता चला कि उसको कोई मॉर्बिडिटी हुई, कोई भी परेशानी हुई। केयर दैट इज कल्चरली सेंसिटिव एंड वैल्यूड बाय द वुमेन एंड हर कम्युनिटी, और इस तरह की केयर हो ताकि उसकी कम्युनिटी भी जिस कम्युनिटी से वो आई है उसका भी सम्मान उसमें बना रहे और उसमें उसको किसी तरह की तकलीफ ना हो। नेक्स्ट करते जाना है यहाँ। व्हाट इज कंसिडर डिसरिस्पेक्टफुल। जब हमने बात की कि रिस्पेक्टफुल किस तरह से बिहेवियर है, तो सबसे इससे पहले हम ये देखेंगे कि डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर क्या होता है। तब हमें समझ में आएगा कि वाकई में कहाँ कमी है। लाइक जिस तरह की स्लैपिंग ऑन द लेग एंड द थाइस, कई बार देखा होगा जो डिलीवरी कंडक्ट कराते हैं, पोजीशन दिलाते हैं, बेबी डिलीवर नहीं हो रहा है तो उसको कई बार पैरों पे किसी तरह से चोट मारना या उसको जबरदस्ती प्रेशराइज करना कि जोर लगाए बेबी निकल के आ जाए, इस तरह से उसको कहीं पे भी स्लैप करना, मारना या जबरदस्ती उसको बिठाना, फोर्सिंग इनटू द पोजीशन। हम उसको एग्जामिनेशन कर रहे हैं, हमने उसको पूरी प्रोसेस नहीं बताई है और जबरदस्ती उसको बोल रहे हैं कि इस तरह से पैर मोड़ कर या इस तरह से पैर रखो या इस तरह से हाथ रखो, जबरदस्ती उसको फोर्स कर रहे हैं। withholding information and the failing to obtain consent, किसी भी तरह की उसके लिए इंफॉर्मेशन है तो हमने उसके बारे में उसको पूरी जानकारी ना दी और ना ही हमने उसको कोई भी जो प्रोसीजर हो रही है उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी की कंसेंट नहीं दी, सहमति हमने उसकी नहीं ली और हम उसके साथ वो प्रक्रिया कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आ रही है, डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर में आ रही है। नो प्राइवेसी ड्यूरिंग एक्सपोजर, जब हम उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो पता चला कि पास में कई और लोग भी खड़े हुए हैं या डिलीवरी हो रही है तो आसपास में कर्टेन नहीं डले हुए हैं और डिलीवरी हो रही है। नो प्राइवेसी, वर्बल अब्यूजिंग और शाउटिंग, हमारा जो उसको नाम लेके बुला रहे हैं या किसी भी गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको चिल्ला रहे हैं या उसको डांट रहे हैं। गिविंग अननेसेसरीली मेडिकेशन, अगर जिस मेडिकेशन की उसको जरूरत नहीं है फिर भी हम उसको वो मेडिसिन दिए जा रहे हैं। मल्टीपल ट्रांसफर फॉर द रेफरल, किसी भी हितग्राही को हमें
जहां पर भी जिस संस्था से रेफर किया जा रहा है, पता चला कि हमने पूरी जानकारी लिए बिना उसको इस जगह रेफर कर लिया जहाँ की उसको वो सहूलियत मिल ही नहीं सकती, तो वो वहां से उसको और दूसरी जगह रेफर कर लिया, इतने में तो काफी समय उसका बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए पहले से ही जो रेफर कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि हम किस जगह इसको हमें भेजना है, साथ में ही वहां पर उसका फोन नंबर लेके उस संस्था को इन्फॉर्म करना है कि हम आपके पास इस तरह का पेशेंट भेज रहे हैं और इस कंडीशन में भेज रहे हैं। रेफरल कार्ड पे पूरी जानकारी लिख के भेजना है और उसके बाद में साथ में हमें ये भी देखना है कि वो वहां पर पहुंच गया है और वहां पर उसका क्या आउटकम निकला है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द क्लॉथ एंड द अपीयरेंस, है ना, किस तरह से कपड़े पहने हुए इस तरह से या किस तरह से वो दिखने में है। कोई भी महिला आती है तो कोई भी महिला जो परेशानी में हमारे पास में आई है, हमें उसको कपड़े के लेके या शक्ल पे लेके किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखना है कि अरे ये गरीब तबके की आई हुई है या आदिवासी महिला आई हुई है या इसने किस तरह से कपड़े पहने हुए हैं, किस तरह से कितने दिनों से नहीं नहाया है या बॉडी में से स्मेल आ रही है। देखिए कोई भी इंसान हो, वो अपने जब घर से बाहर निकलता है तो अपनी तरह से पूरी तैयारी से पूरी तरह से तैयार होकर निकलता है और हर कोई चाहता है कि वो दिखने में अच्छा ठीक ठाक दिखे, भगवान ने कैसी भी शक्ल दी हो, पर वो हर एक इंसान का ये तरीका रहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार होकर निकलता है। पर अगर मान लो किसी कंडीशन में वो महिला के कपड़े ठीक से नहीं है या वो परेशानी में है, तो किसी परेशानी होगी या उसको वो सुविधा नहीं होगी तभी वो इस कंडीशन में हमारे पास आ रही है। तो इस तरह से उसको उसके अपीयरेंस को लेके किसी भी तरह का कमेंट्स हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हम देखेंगे तो हमें समझ में आता है कि ये सारी एक्टिविटीज जो है ये सब कुछ डिसरिस्पेक्टफुल एक्टिविटीज में आता है। और भी चीजें हैं जो डिसरिस्पेक्टफुल एक्टिविटी में आएगा, हम आगे चल के और देखते हैं। इससे पहले हम ये देख लें कि रिस्पेक्टफुल बिहेवियर क्या होता है। तो वेलकमिंग और एड्रेसिंग बाय द इंडिविजुअल नेम। अब हम ये बोलेंगे कि किसी भी महिला का नाम हमें कैसे पता होगा, है ना, हम तो उसको पूर्व में जानते नहीं है। तो जब भी हमारे पास कोई भी महिला आती है, उसका ओपीडी से एंट्री होकर आती है, डायरेक्ट महिला हमारे पास में नहीं आती, तो ओपीडी टिकट में उसका नाम लिखा हुआ होता है। तो अगर हम उसका नाम लेकर उसको बुलाएंगे तो वो महिला एक कंफर्टेबल लेवल पर फील करेगी और उसको ठीक लगेगा, रिलैक्सिंग लगेगा कि वो जानेगी कि ये मैडम हमें पहचानती हैं या ये सिस्टर जी हमें जानती है, तो उसको अच्छा लगेगा। अनजान जगह का भय उसका दूर हो जाएगा। मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड एंड द रिपोर्ट्स, उसकी जो भी रिपोर्ट्स है उनको हमें बाकायदा सारे उसमें एंटर करना है और एक साथ रखना है और वो एक सी देखनी है। एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर एंड व्हाट टू एक्सपेक्टेड, हम उसके साथ जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं हमें उसको शॉर्ट में समझा देना चाहिए। जैसे कि मान लो हमें उसका एग्जामिनेशन ही करना है, ब्लड प्रेशर ही लेना है, महिला आई है हमारे पास में, हमें उसका ब्लड प्रेशर लेना है, तो हम उसको बताएंगे कि भाई ये इस तरह की मशीन है, हम आपके हाथ पे बांधेंगे, आपका ब्लड प्रेशर लेंगे ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं हो अगर, तो वो हमें पता चल जाएगी। या उसका पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन करना है तो हमें उसको समझा देना है कि देखिए हम आपके पेट से जांच कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि आपका बच्चा किस तरह से है। तो वो महिला अपनी सहमति देगी तो वो आपको कोई भी परेशानी ना उस महिला को होगी ना आपको होगी, क्योंकि वो सहमति से काम कर रही है और उसको समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि हर महिला को नहीं मालूम जो एनसी में चेकअप में हमारे पास में आई है कि क्या एग्जामिनेशन होता है, किस तरह से जांच होनी है। उसके मन में सिर्फ डर भरा हुआ है कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, और कुछ उसके आस पड़ोस की जो महिलाएं रहती उन्होंने जो कहा होगा उसकी ही उसके बारे में जानकारी होगी कि इस तरह से वहां पर जांच होती है। तो ये चीज हमें उसको समझानी है और एक वर्बल कंसेंट लेनी है। हर बार कंसेंट का मतलब हर बार रिटन कंसेंट जरूरी नहीं है कि लिखित ही सहमति ली जाती है। एक बार अगर हम उससे वर्बली भी पूछ ले तो वो भी एक कंसेंट बहुत मायने रखती है। इनकरेज टू आस्क क्वेश्चन, अगर उस महिला के मन में कोई सवाल है तो हमें उसको उसके लिए इनकरेज करना चाहिए कि आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है तो आप हमें बताइए, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। breaks a bad news in a gentle and the empathic manner. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लो उस महिला के साथ में कोई भी बुरी खबर जुड़ी हुई है तो हमें एक एम्पैथिक मैनर में उसको बोलना है और जेंटल वे में बोलना है ताकि उसको, क्योंकि वो उसके लिए तो वो बुरी खबर है ही, पर हमारे कहने से उसका दुख या दर्द तकलीफ और नहीं बढ़नी चाहिए। इसको भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इंकरेजिंग द वुमेन टू वियर डाउन एट
एप्रोप्रिएट टाइम, जो महिला लेबर पेन्स में आई है हम उसे पहले से ही इस तरह से नहीं करना है कि अभी से दर्द लेना है, उसको जो प्रॉपर टाइम आता है तभी उसको समझाना है कि किस तरह से उसको पेन्स लेने हैं। कई संस्थाओं में इस तरह से कोशिश की गई है, एक्सरसाइज सिखाई जाती हैं कि उसको कैसे डीप ब्रीदिंग लेनी है, किस तरह से दर्द लेना है, कि ये सारी प्रक्रिया उसको पहले से ही समझा दी जाती है ताकि ड्यूरिंग लेबर पेन्स में उसको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े और नॉर्मल डिलीवरी का रेट बढ़ जाए। क्योंकि पेशेंट कई बार डरी हुई होती है, प्रॉपर से दर्द नहीं लेती है और इस तरह से बेबी अगर डिसाइड नहीं होता है तो वो सीजेरियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही अगर हम उसको पहले से उसको समझा दें सारी चीजें तो शायद हमारे सीजेरियन रेट भी काफी हद तक कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, disrespect and the abuses in the childbirth, what we know, हम क्या जानते हैं? तो किस तरह के अब्यूजेस होते हैं? कैटेगरीज ऑफ द डिसरिस्पेक्ट एंड द अब्यूजेस। तो ये फिजिकल अब्यूज, नॉन डिग्निफाइड केयर, नॉन कंसेंटेड केयर, नॉन कॉन्फिडेंशियल केयर, डिस्क्रिमिनेशंस, abandonment or the withholding of care and detention of in facilities। आप जिसे पिक्चर में देख रहे हैं, हालांकि इस तरह की पिक्चर अब काफी कुछ बहुत कुछ कम हो गई हमारी संस्थाओं में, क्योंकि हमारी संस्थाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया है, लेबर रूम इतने अच्छे हो चुके हैं लगातार लक्ष्य प्रोग्राम के कारण कि हमारा पूरा संस्थान अच्छी लेबर टेबल आ चुकी है, कर्टेन्स आ चुके हैं। तो ऐसी ये जो पिक्चर है आज से 5-10 साल पहले में देखने में बहुत आसानी से मिल जाती थी कि लेबर रूम के इतने खराब हाल थे कि उसमें अंदर ही घुसा ही नहीं जा पाते थे, पर अब लेबर रूम बहुत अच्छे हो चुके हैं। कभी हमने पीएससी पे भी जाके देखा है, सब जगह बहुत अच्छा काम हुआ है और आगे भी इसमें सुधार की गुंजाइश है और वो की जा रही है। तो ये जो कैटेगरीज है इसको भी हम 1 by 1 अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों डिसरिस्पेक्ट की तरफ बढ़ रहे, क्या ऐसा क्यों हुआ? हेल्थ केयर प्रोवाइडर आर नॉट एडिक्वेटली सेंसिटाइज्ड एंड द कॉन्शियस ऑफ देयर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। कई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ये पता ही नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि इसी तरह से डिलीवरी कंडक्ट कराई जाती है, इसी तरह से हमारा व्यवहार रहता है, क्योंकि वो हमारे पास नहीं। लाइक एक छोटा सा उदाहरण, कई आप पीएससी सीएससी पे पहले चले जाएं तो पानी की कमी एक बहुत जगह, यहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं है, तो पानी की सप्लाई में वो बोलते कि भैया वहां पर दूर पर हैंडपंप है, आप अपनी एक बाल्टी पकड़ा दी, डिलीवरी करवाना है तो एक बाल्टी पानी लेकर आओ। तो ये संस्था वाले जो समझते थे कि ये तो जो आए हैं उन्हीं का ही काम है, पर अब ये काफी सुधार आया है, जगह जगह पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, हर तरह से लेबर रूम में बहुत अच्छा सा सुधार आया है। Implementation of the existing protocols, guidelines, trainings and the health providers pre and in service curriculum have certain gaps and do not specifically address RMC। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रेनिंग, अभी पिछले 5 साल से हम लोग स्किल लैब की भी ट्रेनिंग हो रही है लगातार से जो चल रही है, जिसमें कि स्टाफ नर्स को ट्रेन किया जा रहा है, उसमें भी हम आरएमसी की क्लासेस लेते हैं और उनको ये सिखाया जा रहा है। तो क्लास 3 या डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, इन लोग की लगातार ट्रेनिंग चल रही है, वो आरएमसी की इंपॉर्टेंस भी समझ रहे हैं। पर यहाँ पर एक समस्या आ जी, हमारे क्लास 4 है, उनकी प्रॉपर कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, तो उनके बिहेवियर में सुधार करना हमारी संस्था का ही काम हो जाता है कि वो आरएमसी के बारे में उनसे बार बार चर्चा करें और उनकी ट्रेनिंग हो। क्योंकि ये जो आरएमसी है या रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर की बात करें, हमारे जब हम एमबीबीएस कर रहे थे या एएनएम और जीएनएम की जो ट्रेनिंग होती है उसमें कहीं पे भी एक अलग से क्लासेस इसकी कोई नहीं थी, पर इस पर अब फोकस किया जाने लगा है कि आरएमसी क्यों इम्पोर्टेंट है और इसको लगातार ट्रेनिंग में भी हम लोग इसको इंक्लूड कर रहे हैं ताकि हम इसके लिए अवेयर हो सकें। Lack of awareness among community and women about their rights to RMC। हमारी जो कम्युनिटी है उसने भी ये मान के रखा हुआ है कई जगह कि हमें डिलीवरी करवाना है तो हमारे साथ तो ये सब कुछ होगा ही होगा, और वो भी उसके लिए कोई विरोध नहीं कर पाती है। हालांकि इसमें भी अब मिथ्या आई है कि कई लोग इस चीज को समझने लगे, अपने हक के लिए बात करते हैं। देखिए, जो
आरएमसी है जो एक अच्छी यादें लेके जाएगा, जो डिलीवरी करवाते वक्त यहाँ से अच्छी यादें लेके जा रहा है वो आपकी तारीफ भी करेगा, और जो बुरी यादें लेके जा रहा है वो कहेगा ओहो पता नहीं कहाँ से बच के आ गए। नेक्स्ट, तो ये हमें हेल्थ सर्विसेज के साथ में अपनी व्यवहार को भी बहुत अच्छा उनके साथ में रखना है। रीजन फॉर द लैक ऑफ द रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर, क्यों ऐसा हो रहा है कि वो सर्विसेज नहीं दे पा रहे? जो हमें पिछले कई सालों के जो देखा गया है उसमें ये चीजें समझ के आई कि लेक ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट ये जो है ये प्रोफेशनल जो है नहीं ले पाते हैं हम लोग। लेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जो जांचें जो करना, जैसे कि लाइक ओपीडी में है हमारे साथ, हमें एक एक करके ही अपने क्लाइंट्स को देखना होता है, न कि भीड़ में। तो इसके लिए हम लोग लगातार सुधार में लगे हुए हैं जगह जगह पे कि 1 by 1 पेशेंट को हमारे जो भी हितग्राही है प्रॉपर हिस्ट्री ले जाए और प्रॉपर एकांत में उनका एग्जामिनेशन किया जाए। अनड्यूली रफ और पेनफुल एग्जामिनेशन, कोई भी ऐसी हड़बड़ नहीं होनी चाहिए एग्जामिनेशन में कि जहां जरूरत नहीं है वहां पे अननेसेसरीली उनका एग्जामिनेशन किया जा रहा है जो उनको तकलीफ दे रहा है। रिफ्यूजल टू प्रोवाइड रिलीफ, ट्रीटमेंट के लिए मना करना या टालना, ये भी सारी चीजें किसमें आ रही हैं कि ये उनको प्रॉपरली केयर नहीं दी जा रही है। परफॉर्मेशन ऑफ अनकमेंटेड प्रोसीजर, ऐसी कोई परफॉर्मेशन ऐसा अनकमेंटेड प्रोसीजर जो की जरूरत नहीं थी वो प्रोसीजर उनके साथ में करना। नेग्लेक्टेड अबेंडमेंट और द लॉन्ग डिले, सर्विसेज देने में डिले करना। एब्सेंस ऑफ द स्किल अटेंडेंट्स एट डिलीवरी, तो जो हमारे इसके लिए भी जो बात कर रहे हैं कि हम लोग लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारा जो भी स्टाफ है जो डिलीवरी कंडक्ट कर रहा है वो पूरी तरह से ट्रेंड हो, और अगर हमें लगता है कि किसी स्टाफ को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम दोबारा से भी उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, ताकि जो भी ओटी अटेंडेंट हो, ओटी स्टाफ हो और जो भी लेबर रूम स्टाफ हो वो पूरी तरह से ट्रेंड होना चाहिए ताकि उनसे कहीं पे भी किसी लेवल पे गलती ना हो। नेक्स्ट, lack of report, poor communication, dismissals of the concerns, poor attitude, lack of supportive care, denial of the birth companion, lack of the respected to preferred positions, denial of the safe traditional practice and the objectification of the women। ये सारी चीजें हैं जो हमारे और जो हमारा हितग्राही है उसके बीच में एक दीवार सी बन जाते हैं। कम्युनिकेशन पे बात करें तो हमें उससे इस तरह से बात करनी है ताकि वो हमारे और उसके बीच में एक अपनत्व की एक ब्रिज बने, वो हमें अपना समझे, अपनी बात अच्छे से कह सके, ताकि वो उसकी जो तकलीफ है वो अपनी बात को अच्छे से रख पाएगी, हम उसको समझ पाएंगे और उसको हम दूर कर पाएंगे। तो हमें इस तरह से उसका अपना एक विश्वास जीतना है ताकि वो उसको हम अच्छी से अपनी सेवाएं दे सकें। और किसी भी महिला को हमें महिला ही समझना है, कोई वो ऑब्जेक्ट नहीं समझना है कि किसी भी ये महिला है, वो हमारे पास वो हमारी तरह इंसान है जो सेवाओं के लिए आई है। कई बार अगर हम सोचे तो अपनी जगह उसको रख के देखें तो हमें रियलाइज होगा कि किस तरह से नई जगह पे जाने में वो किस तरह से डरी हुई है और किस तरह से उसके साथ व्यवहार हो रहा है। ऑफ कोर्स हम लोग बहुत इम्प्रूवमेंट में है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे स्टाफ और इसमें लगातार सुधार भी हो रहा है। फेलियर टू मीट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड केयर में आगे जो हम देखेंगे ये पूछ चुका है। हेल्थ सिस्टम कंडीशंस एंड द कंसंट्रेंट्स दैट मे इफेक्ट, क्या है? लेक ऑफ रिसोर्सेज। सो लेक ऑफ रिसोर्सेज में कई जगह अभी जो कमी है उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं कि जहां जो जिस चीज की कमी हो रही है उसको फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड की जाए। शॉर्टेज ऑफ द स्टाफ, अब ये एक अभी हमारे साथ में बहुत बड़ी समस्या अभी भी बनी हुई है। इस समय कोरोना कॉल है, कई हमारे स्टाफ भी उससे अफेक्टेड हो रहे हैं और हमारे मोस्ट ऑफ द स्टाफ इस समय कोरोना की ड्यूटीज दे रहा है, पर फिर भी जो स्टाफ है वो भी अपनी जहां पर भी है वो अपनी पूरी सेवाएं दे रहा है, पर स्टाफ की कमी तो सभी जगह पर है।
तो इसलिए हमारे कई बार ये होता है कि लगातार ड्यूटी करते करते हमारा स्टाफ भी परेशान हो जाता है, और हो सकता है उसकी वॉइस हार्श हो जाती है, हो सकता है उससे कुछ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर में शायद कोई कुछ कमी हो जाती है। अगर उसकी ड्यूटी टाइम से दे, टाइम से उसको फैसिलिटीज मिले, तो शायद ये सारे बिहेवियर हम लोग अच्छे से अपना बिहेवियर, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर को कंटिन्यू कर पाएंगे। लेक ऑफ प्राइवेसी की बात करें तो ये लेक ऑफ प्राइवेसी में भी यही है कि कई बार इतनी ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ जाते हैं कि लेक ऑफ प्राइवेसी को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर फिर भी लगातार ये कोशिश करते जाना है कि किसी भी महिला का एग्जामिनेशन हो या उसको ड्रेस चेंज होना हो, लाइक जैसे कि लेबर रूम में जाना या ओटी में जाना, तो उस समय ध्यान रखा जाए कि उसको जो कपड़े चेंज किए जा रहे हैं वो प्राइवेसी में किए जाए, और जहां तक हो सके कि वहां पे जो कर्टेन डला हुआ हो और फीमेल अटेंडेंट वहां पर रहे। अनरीजनेबल डिमांड्स बाय द हेल्थ वर्कर, एक ये भी एक है कि इसको बोलते हैं कि कई लोग कई डिलीवरी पॉइंट्स पर इसको डिलीवरी कंडक्ट कराने के बाद में हेल्थ वर्कर ये समझते हैं कि उनसे पैसे लेना हमारा हक बनता है, जबकि उनको ऑलरेडी गवर्नमेंट पे कर रही है, तो उनसे अननेसेसरीली कोई भी डिमांड नहीं होनी चाहिए। But individual attitude bias prime factors that affect RMC। तो ये यहाँ पर फिर वही बात आ रही है कि हर एक व्यक्ति एक साथ नहीं होता है। कई हमारे जो हेल्थ वर्कर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर जहाँ पे जो गैप है उसको हमें इम्प्रूव करना है, पर ये नोटिस में भी लाना जरूरी है ताकि रियलाइजेशन तो हो कि कहाँ गलती हो रही है। जो आरएमसी को क्या इफेक्ट कर रहा है, हेल्थ वर्कर्स बिलीव दे मस्ट टू अगेन कोऑपरेशन, टायर्डनेस एंड द बर्नआउट, लेक ऑफ पे, पुअर रोल मॉडल्स, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग्स, लेक ऑफ सपोर्टिव सुपरविजन, ब्लेम कल्चर। तो ये हमारे जो हेल्थ वर्कर है उनकी तरफ से बात आती है कि उनके पास इतना ज्यादा काम है, इतना थके हुए हैं कि वो लगातार ड्यूटी कर करके थक जाते हैं, और उनके वो जब कोई जब उनको स्टिमुलेट करता है तो उनसे ऐसा इस तरह से व्यवहार हो जाता है कि वो उसको रिस्पेक्ट नहीं दे पाते कई कंडीशंस में, या उनको इतनी सैलरी नहीं मिल रही है इसलिए वो ऊपर से उनसे डिमांड करते हैं। पुअर रोल मॉडल की एक बहुत बड़ी बात आती है कि पुअर रोल मॉडल, जब हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे सामने कोई एक अच्छा एक व्यक्ति का उदाहरण होता है कि देखो ये डॉक्टर कितना अच्छा है, या ये हमारी स्टाफ नर्स कितनी अच्छे से काम करती हैं, तो अगर हमारे बीच में इस तरह से रोल मॉडल होते हैं तो सब उसको देखकर उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और इनएडिक्वेट ट्रेनिंग की बात करें तो हम लोग लगातार ट्रेनिंग इसीलिए करते चले जा रहे हैं कि जो ट्रेन नहीं है, जहां उसको कमी लग रही है, हम उस कमी को दूर करें। ये इस तरह से रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर का जो चार्टर बना हुआ है, ये ऑल ओवर WHO की तरफ से किया गया है, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके लिए हम बात कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ की समस्या नहीं है कि ये इंडिया की प्रॉब्लम है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके बारे में बात की गई है, और यही फैक्टर सब जगह निकल कर आए हैं कि किस तरह से समस्या है। Disrespectful maternal care is a universal right of the child-bearing women. फिजिकल अब्यूज कैटेगरीज जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से कैटेगराइज किया है फिजिकल अब्यूज में, कि फ्रीडम फ्रॉम द हार्म एंड द इल ट्रीटमेंट, ये उसका राइट बनता है, उसको किसी भी तरह से फिजिकली अब्यूज नहीं कर सकते, उसको किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचा सकते। नॉन कंसेंटेड केयर, उसके साथ उसकी जो भी केयर हो रही है उसको उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसको राइट टू इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म कंसेंट एंड द रिफ्यूजल, अगर वो नहीं चाहती है तो हम उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। रिस्पेक्टेड फॉर द चॉइस, उसकी जो पसंद नापसंद है कि वो किस तरह से अपनी डिलीवरी कंडक्ट कराना चाहती है, उसकी चॉइस का हमें सम्मान करना है। और साथ में हमें ये भी देखना है कि वो अपने साथ में डिलीवरी के दौरान या जांच के दौरान किसी को रखना चाहती है, उसके साथ का कोई लाइक मदर इन लॉ या उसकी आयशा या किसी को भी जो अपने उसके रिश्तेदार को साथ में रखना चाहती है, तो हमें उसके लिए मना नहीं करना, हमें उसके साथ में रखना है ताकि वो उसको हर तरह से सपोर्ट कर सके। नॉन कॉन्फिडेंशियल केयर, तो हमें इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करनी है, प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है,
प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे हम उसको लेबर रूम में देख रहे हो, चाहे हम एंटीनेटल वार्ड में देख रहे हो, चाहे हम उसको पोस्टनेटल वार्ड में देख रहे हो। जब भी हम उसको एग्जामिनेशन करें तो कर्टेन का यूज हमें करना है, सबके सामने उसकी एग्जामिनेशन नहीं करनी है, चाहे वो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड हो। तो हर जगह हमें इस चीज को प्राइवेसी का ध्यान रखना है कि जो हमारी हितग्राही है वो उसके लिए आसपास कर्टेन जरूर होने चाहिए। और ये कई जगह अभी देखने में आया है कि पिछले 1 साल में ही पोस्टनेटल वार्ड, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में कई संस्था में बहुत अच्छे सिस्टम बना दिया है कि हर एक उसमें कर्टेन डाल के रखते हैं ताकि उसकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके। नॉन डिग्निफाइड केयर नंबर 4 पे इंक्लूडिंग वर्बल एब्यूज। तो लाइक हमें उसकी डिग्निटी और उसका रिस्पेक्ट करना है, हमें किसी भी तरह से उससे हार्श वॉइस में बात नहीं करनी है, जोर से बात नहीं करनी है, लाइक उसको नाम से ही बुलाना है। जैसे एक आम वो होता है कि नाम तो पता नहीं होता, अरे भाई इधर आ जाओ, अरे भाई इधर बैठ जाओ, तो हमें इस तरह से उसको संबोधन नहीं करना है। जो भी उसका नाम है कि अरे रश्मि आके बैठिए, तो हमें उसको उसके नाम से बुला के बात करनी है और हमें उसके कंटिन्यूएशन में ही उसी के नाम से लेके ही आगे चल के उसकी केयर करनी है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, इक्वलिटी, फ्रीडम फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन, इक्विटेबल केयर। कई बार ऐसा होता है हम भेदभाव इसलिए करते हैं कि कई बार कई जगह देखने में आता है, अरे मेरी ड्यूटी में तो डिलीवरी होने वाली नहीं है, तो इसको हम अभी देख के क्या करेंगे, ये तो किसी दूसरे की ड्यूटी में जाएगी। या किसी डॉक्टर को ये लगा कि अरे ये तो हमें किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाते पूरे समय दिखाती रही है, ये हमारी ड्यूटी में क्यों एडमिशन हो गया है। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी के मन में नहीं होना चाहिए। हमारे लिए वो हितग्राही है, हमें उसको अपनी सर्विसेज अच्छी तरह से देनी है, हमारी ड्यूटी जहां पर भी हम उसके लिए अवेलेबल हैं। अबेंडमेंट और द डेनियर ऑफ द केयर, किसी भी रीजन से हमें उसकी जो हम उसकी केयर कर रहे हैं, जो उसका ट्रीटमेंट होना है और जिस तरह से भी होना है, किसी भी परिस्थिति में हमें उसको ट्रीटमेंट को नहीं रोकना है। चाहे उसके साथ में हो सकता है कि कई बार अटेंडेंट भी आपके साथ हो सकता है कि हड़बड़ाहट में या घबराहट में किसी में आपको हार्श वॉइस से आपसे बात करें, तो भी किसी भी स्थिति में अपने को उनके ट्रीटमेंट पार्ट से नहीं हटना है कि उसका ट्रीटमेंट रोक दिया जाए। हमारे पास जो भी अवेलेबल है, जो भी अवेलेबिलिटी है, हमें अपना काम पूरा करना है। डिटेंशंस इन द फैसिलिटीज, लिबर्टी, ऑटोनोमिसिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द फ्रीडम फ्रॉम द कंसर्न। फिजिकल अब्यूज में अब ये हमारे की बात आ रही है कि फिजिकल अब्यूज, लाइक ये केन्या का एक उदाहरण एग्जांपल दिया गया है, 2007 का लिखा हुआ है कि when a woman goes into the second stage of the delivery, you don't want her to close her leg, so you are beating her। तो ये कॉमन सी चीजें हैं कि जैसे ही वो सेकंड स्टेज में आती है अननेसेसरीली उसको बीट करना शुरू कर देते हैं कि बियर डाउन करो, बियर डाउन करो, जबकि वो पेनफुल में है, अभी उसको जरूरत भी नहीं है। तो ये कॉमन चीज है, ये अपने इंडिया की बात नहीं है। Performance of the standards during the antenatal, labor, childbirth and the postnatal care। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं, the woman is protected from the physical harm or ill treatments। Notifications criteria क्या है कि labor uses physical force or abrasive behaviors with the women including stepping or hitting। बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उसको जबरदस्ती किसी भी हालत में नहीं करनी है, उसका कंफर्ट लेवल देखकर ही उसके साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। टचेस और डिमॉन्स्ट्रेट केयरिंग इन कल्चरली एप्रोप्रिएट वे, है ना, जिस तरह हम छू रहे हैं या उसको जिस तरह से भी कर रहे हैं, तो एक हमारा जो तरीका है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। नेवर फिजिकली रिस्ट्रेन्स वुमेन्स, नेवर सेपरेटेड वुमेन्स फ्रॉम हर बेबी अनलेस मेडिकली नेसेसरी। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है कि हमेशा बोलते हैं कि हमें बच्चे को माँ के पास ही रखना है, उसको किसी भी कंडीशन में, अगर बेबी उसका सिक है, एसएनसीयू में एडमिट है, तो ही उसको अलग करना, अदरवाइज बच्चे को माँ के पास ही रखना है। डज नॉट डिले फूड और फ्लूइड, अगर जरूरत नहीं है तो उसको ये मना नहीं करना कि भाई नहीं अभी खाना नहीं देना, उसको पूरी फुल डाइट आवश्यकता के अनुसार देते रहना है, अगर जब तक कि वो सीजर में कन्वर्ट नहीं हो रही है। प्रोवाइड कंफर्ट पेन रिलीफ एज नेसेसरी, जब उसको जरूरत हो रही है हम उसको कंफर्ट प्रोवाइड करें और पेन रिलीफ दें। नेक्स्ट,
हाँ हाँ ये वाला सेकेंड पॉइंट है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स ड्यूरिंग एंटीनेटल लेबर में हम देखते हैं लेबर ड्यूरिंग द लेबर द वुमेन्स राइट्स टू इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म कंसेंट द चॉइस परफॉर्मेंस इंट्रोड्यूस सेल्फ टू वुमेन्स एंड हर कंपेनियन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उसका ट्रीटमेंट करने वाला है, जो उसको देख रेख करने वाला है, हमें अपना इंट्रोडक्शन उसको खुद देना चाहिए। एक उसका इंट्रोडक्शन हमने ले लिया, उसके परिचय से ले लिया कि ये महिला जो है इसका नाम रेखा है, तो हमें अपना नाम भी बताना है कि हम जो उसके साथ में जो उसकी डिलीवरी कंडक्ट करा रहे हैं, तो हमारा स्टाफ है वो भी उसको इंट्रोड्यूस करे। हालांकि जो भी है कि सबका एक नेम स्लिप होना चाहिए, बैच लगा होना चाहिए। तो जैसे डॉक्टर मैं हूं तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन पहले उसको देना है कि मैं डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव हूँ, मैं आपकी डिलीवरी कंडक्ट कराने वाली हूँ। तो ये एक हमारा इंट्रोडक्शन आपस में होना चाहिए, उसको भी पता रहना चाहिए कि हमारे साथ में जो है वो कौन डॉक्टर है या कौन स्टाफ नर्स है। इंट्रोड्यूस encourage companion to remains with the woman whenever possible। जब भी वो जो कंपेनियन साथ में है वो उसके पास में रहे, ताकि वो उसकी जरूरत पे उसका सहयोग करते रहे, उसको आश्वासन देती रहे, क्योंकि उस समय महिला शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरफ से ही परेशान होती है। मेंटली भी बहुत टॉर्चर होती है, उसको डर मन में बैठा होगा, पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ में, और दर्द तो उसको लेबर पेन्स तो आ ही रहे, जो उसको तकलीफ दे ही रहे होते हैं। Encourage women and her companion to ask question। अगर उनके मन में कोई सवाल है तो हमें उसके लिए इंकरेज करना है कि कोई भी सवाल हो तो उनकी जिज्ञासा मन में शांत हो जाए। रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस विथ प्रॉम्प्टनेस। हमें उसको टालना नहीं है कि अगर उसने कोई सवाल पूछा है तो हमने करे अभी हम निकाले बाद में जवाब देते हैं, ऐसा नहीं। उसको हमें बिल्कुल तुरंत उसका जवाब देना है, हमें अपने पोलाइटनेस बना के रखनी है और जो सही बात है वही कहनी है। सो रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चंस विथ द प्रॉम्प्टनेस, पोलाइटनेस एंड द ट्रूथफुलनेस। मतलब कोई झूठा हमें उसको आश्वासन नहीं देना, जो फैक्ट्स है वही उसके सामने रखने हैं कि हाँ अगर डिलीवरी होनी है तो हाँ भाई तुम्हारी डिलीवरी 3-4 घंटे में हो जाएगी, या सीजर में कन्वर्ट होने के चांसेस लग रहे हैं तो उसको फैक्ट बता के रखो कि देखो तुम्हारे बच्चे की कंडीशन ऐसी है, हो सकता है इसका सीजेरियन हो। तो जो भी फैक्ट है हमें उसको स्पष्ट रूप से उनको समझाना चाहिए। Give information on the status and the finding of the examination, obtain consent for the permission prior to any procedure। तो ये बार बार बात कर रहे हैं कि हम उसके साथ कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं हमें उसकी सहमति लेते हुए करते जाना चाहिए। Give periodic update on the status and the progress of the labor। साथ में उनके उस महिला को, उस हितग्राही को और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको जो लेबर की प्रोग्रेस हो रही है उसके बारे में जानकारी भी देते रहना चाहिए, ताकि उनके मन में जो बाहर इंतजार कर रहे हैं वो भी कई तरह से डरे हुए होते कि पता नहीं क्या होने वाला है, तो उनको भी वस्तु स्थिति का सही पता चलता रहे। Allow to women to move about during labor and assume positions of choice during birth। और महिला को पहले से ही उसको लेबर टेबल पे नहीं लेना जब तक कि वो फुल डायलिटेशन में नहीं आ रही है, तो उससे पहले उसको मूवमेंट उसको बरकरार रखे, घूमती रहे, खा पी सकती है। अगर उसका सीजरियन में कन्वर्ट होने के चांसेस नहीं है तो अपना पानी पिए, घूमे फिरे, जो उसको कंफर्टेबल जिसमें लग रही है, जिसमें वो कंफर्टेबल हो वही उसको करने देना चाहिए। पर अननेसेसरीली ऐसा भी नहीं कि अननेसेसरीली उसके घर वाले, कई बार होता है कि उसके साथ में जो महिला आती है वो बाहर ले जाके उसको दर्द बियर डाउन करवा रही होती, तो उसको उनको समझाना चाहिए कि इस तरह से नहीं करना है। अदरवाइज समय से पहले अगर बियर डाउन करवाएंगे तो जो डॉक्टर्स हैं या जो स्टाफ नर्स हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं कि 2 या 3 सेंटीमीटर में अगर बियर डाउन करवाया तो सर्वाइकल डिस्टोशिया हो जाता है और आगे चल के डिलीवरी में परेशानी हो जाती है और कैपुट फॉर्मेशन होने लगता है, जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल है। तो आगे चलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी एंड द प्राइवेसी के बारे में अगर हम बात करें तो डज नॉट शेयर क्लाइंट इंफॉर्मेशन अदर विदाउट परमिशन। जो भी उसकी जानकारी है अगर वो हितग्राही चाहता है तभी हम उसके बारे में बात करेंगे, अदरवाइज हम किसी को उसको शेयर नहीं करेंगे। इवन उसके घर वालों को भी अगर वो महिला नहीं चाहती तो हमें नहीं बताना है। ऑब्जर्वर कंफर्म दैट पेशेंट फाइल्स आर स्टोर्ड इन ए लॉक्ड कैबिनेट विथ लिमिटेड एक्सेस। और उसकी जो भी जांचें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी फाइल है, वो सारा डॉक्यूमेंटेड होकर एक ऐसी जगह रखना चाहिए जो हर किसी के हाथ में ना पड़े।
पता चला कि वो फाइल आपके ओपन एरिया में रखी हुई है और कोई भी दूसरा उसको उठा के ले गया, तो उसकी जानकारी किसी दूसरे पर्सन को मिल गई। तो इस तरह से हमें अपने रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन कर उसको कैबिनेट में रखना है ताकि वो सेफ रखे जा सके। Does not leave client records in area where they can be read by other and not involved in care. Uses curtains or other visual barriers to the protect women during the examination, birth and the procedures. Uses drapes or covering appropriate to protect women privacy. तो इस तरह से हमें उसकी प्राइवेसी फिजिकली और मेंटली हर तरह से रखनी है, साथ में उसके रिकॉर्ड की भी प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है। नॉन डिग्निफाइड केयर क्या? One nurse has told me, lady, cannot you see that you are in the way? Go over there. You are not anything but an animal, and talking to you is just like talking to an animal. मतलब इस तरह से उसको बर्ताव करना कि कई बार ये भी बोल दिया जाता है कि ये जो गंदगी की है तुम ही लोग साफ करो। कई तरह से बातें ऐसी अब्यूज होते हैं जिस तरह से उनको बोल दिया जाता है। तो ये इन चीजों का ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो वुमेन रिसीव इक्विटेबल केयर फ्री ऑफ द डिस्क्रिमिनेशंस। So speaks to the women in the language and at a language that she understand. ये एक important point है कि हम जो उसको समझाना चाहते हैं, हम जो उसको कहना चाहते हैं, इस भाषा में उपयोग करें कि वो उस चीज को समझ सके। हमारी भाषा ऐसी ना हो कि उसके समझ में ही नहीं आए तो हमारे कहने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो does not show disrespect to the woman based on any specific attribute. और मान लो उसको चीज को नहीं समझ में आ रही भाई, तो उसकी इस बात पे लेके उसकी हंसी नहीं उड़ानी है और इस तरह से नहीं करना है कि अरे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे बहुत घबरा जाएगी या मन में डर बैठ जाएगी कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं कैसे अपनी बात रख पाऊं, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाती हूँ। तो उसकी भाषा जो भी है, हिंदी है या जो भी जिस तरह से बात समझ सकती है, हमें उस तरह से उपयोग करना है। या हमारे बीच में अगर वो नहीं समझ पा रही तो किसी इंटरमीडिएट को रख के अपनी बात उस तक पहुंचाए जिससे कि वो आपकी बात समझ सके। तो वुमेन इज नेवर लेफ्ट विदाउट केयर। और कोई भी हमारी जो हितग्राही आ रही है वो बिना केयर के ना रह जाए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चाहे वो किसी भी तबके से आई हो, हमें उसकी पूरी देख रेख करनी है। प्रोवाइड इसेंशियल केयर्स टू द वुमेन्स, इंकरेज वुमेन्स टू द कॉल इफ नीडेड। जब उसको जरूरत पड़ रही है, जब वो बुला रही है, हमें उसकी हेल्प करनी है। कम क्विकली व्हेन वुमेन कॉल, नेवर लीव वुमेन अलोन और अनअटेंडेड। किसी भी महिला को अकेले इस तरह से नहीं छोड़ देना है कि वो अकेले में किसी परेशानी में पड़ जाए और पता ही नहीं चले। कई बार ऐसा होता है, सुनने में आया कई संस्थाओं में कि वो टॉयलेट गई और वहां पर डिलीवरी हो गई, तो ऐसे प्रकरण नहीं आना चाहिए। हमें उसकी पूरी केयर रखनी है और किसी भी महिला को इस कंडीशन में तो बिल्कुल अकेले छोड़ना नहीं है। तो वुमेन इज नेवर डिटेन or confined against her will. Never detain women against her will. The facilities does not have a policies to detain women who do not pay. तो किसी भी तरह से हमें उसको जो सुविधाएं देनी है वो किसी भी कंडीशन में रुकना नहीं चाहिए, चाहे उसके पास पैसा हो या नहीं हो। हमारे सारी संस्थाओं में फ्री ऑफ कॉस्ट पे सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, सारी जांचें अवेलेबल हैं और वो हमें उसको बस प्रोवाइड करनी है और उसको जानकारी देनी है कि आपको कहाँ जाके क्या जांच करानी है। प्रोफेशनलिज्म एंड द रिस्पेक्टफुल केयर, हु डज इट मीन्स टू यू? क्या निकल के आता है? कॉम्पिटेंस, स्किल, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, कंसेंट, यूजिंग प्रोटोकॉल, honesty, good timekeeping, respectful care, respect for the colleague, abiding by infections control measure. तो हमें ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये एक एक चीजें निकल के आती हैं कि हमारा जो केयर प्रोवाइडर है वो अपने आप में कॉम्पिटेंस हो, उसको अपने आप में नॉलेजेबल पर्सन हो, स्किल पर्सन हो, उसे अपनी पूरी प्रोसेस अच्छे से आती हो, डिसीजन ले सकता है, कम्युनिकेट करे, सारी जो उसकी कंसेंट लेकर उसकी जांचें करे और जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए हमें उसकी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ऑनेस्ट हो, गुड टाइम कीपिंग, जैसे जब जरूरत पड़ रही है, हमारी टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जब जिस चीज की जरूरत पड़ रही है, अगर हमें लगता है कि इसको अभी सीजर लेना है तो अभी सीजर लेना है ना, उसके लिए वेट नहीं करना है ताकि हमारा आउटकम अच्छे से निकल के आ सके। साथ में 0.7 नंबर पे रिस्पेक्ट फॉर कलीग,
जब हम रिस्पेक्टफुल बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो हमारा रिस्पेक्टफुल बिहेवियर अपने मैटरनल केयर तो है ही है, हम पर तभी इसको मेंटेन कर पाएंगे जब हमारे कलीग के साथ भी रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होगा। हमारा सीनियर्स के तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर हमारे जो जूनियर है या हमारे जो भी वर्कर हैं सारे सब लोग एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, कोई भी एक अकेला काम नहीं कर सकता। जब हमारी टीम अच्छी होगी तभी हमारा आउटकम अच्छा निकल के आ सकता है, तो हमें उनका भी रिस्पेक्ट करना है। अगर किसी से कोई गलती हो भी गई है बाई चांस, तो हमें सबके सामने उसको नहीं डिस्कशन करना है, हम अकेले में ले जाकर उस चीज को डिस्कस करेंगे कि देखो ये एक हमारा गैप पॉइंट था, एक इस तरह से ये आपसे गलती हुई है, आगे से ये ना हो, तो ताकि हमारा जो आउटकम है वो अच्छे से निकल के आए। देखिए किसी को भी, हर कोई व्यक्ति है उसको अपना रिस्पेक्ट पाना अच्छा लगता है, सबको तारीफ सुननी अच्छी लगती है और उससे उसका व्यवहार भी काफी सुधरता है। पर अगर हम सबके सामने इंसल्ट कर ले तो मन में क्रोध, गुस्सा, ये सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं और वो उसके जो आउटकम है वो अच्छा नहीं निकल के आता है। और हम जो संस्था में बैठे हुए हैं, हम जो हमारा जो मेन वर्क है वो अपना आउटकम अच्छा निकालना, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ना कि किसी से झगड़े को बढ़ाना या किसी भी तरह का एक माहौल, अच्छा माहौल निर्मित करना हमारा एक एम होना चाहिए। और दूसरी बात है अबाइडिंग बाय द इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर। हमारे जो हम सर्विसेज दे रहे हैं वो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हितग्राही है वो यहाँ से इन्फेक्शन हमारे कारण लेके ना जाए, इसलिए हमारी जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं, हैंड वॉशिंग, स्टरलाइजेशन, वो सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए ताकि पेशेंट, हमारा जो हितग्राही है उसके आउटकम अच्छे से निकले। सीजरियन हो तो उसके स्टिचेस अच्छे से निकले, या डिलीवरी हुई है, एपिजियोटोमी लगी है तो उसके स्टिचेस अच्छे से निकले। पोस्टनेटल वार्ड में हम उसकी स्टेप डाउन या उसके स्टिचेस की अच्छे से देखभाल करें। ये सारी चीजें हमारी इस पे रिस्पेक्टफुल बिहेवियर में आती हैं, क्योंकि पेशेंट अगर अच्छा से होके जाएगा तो वो आपके लिए मतलब वो आया ही इसीलिए है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होके जाए। कॉम्पिटेंस स्किल्स हमारा जो है वेल ट्रेंड होना चाहिए। आस्क टू हेल्प इज नॉट कॉन्फिडेंट। अगर किसी को लगता है कि मुझे इस चीज में कमी आ रही है, या मुझे स्टिचेस लगाना नहीं आ रहा, या मुझे सीजरियन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको, या कोई डायग्नोसिस नहीं बन पा रही है कि इसका सीजरियन होना है या नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो इसमें हमें किसी भी सीनियर से या अपने साथ वालों से पूछने में कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए, हमें जरूर उसकी हेल्प लेनी चाहिए। सुपरवाइजर कंफर्म कॉम्पिटेंस, हमारा जो सीनियर है ये कॉम्पिटेंट है, वो आपकी हेल्प करेगा। फॉलो अप सुपरविजन, बी प्रोटेक्टिव इन ऑब्टेनिंग फर्दर ट्रेनिंग इफ आउटकम इज नॉट गुड। अगर किसी संस्था में हमें लग रहा है कि यहाँ का आउटकम अच्छे से निकल के नहीं आ रहा है या ट्रेनिंग की जरूरत है, तो हमें उसको वो ट्रेनिंग बार बार प्रोवाइड करनी चाहिए कि जिसको जो भी हमारा वीक पॉइंट है, मतलब जो भी हमारे स्टाफ को लग रहा है कि ये हमारा स्टाफ अच्छे से, इसका आउटकम अच्छा से नहीं आ रहा है, या इसके डिलीवरी में प्रॉब्लम है, या डायग्नोसिस अच्छे से प्रॉपर से नहीं कर पा रही है, तो उसकी हमें ट्रेनिंग दोबारा से करवाना चाहिए। नो योर लिमिटेशंस एंड स्टिक टू देम। साथ में ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपनी संस्था, जिस संस्था में काम कर रहे हैं, हमें अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस या ये कभी नुकसान दे जाता है। लाइक किसी सीजरियन की ही बात करें तो अकेले सीजर करना, नाइट में प्रीवियस सीजर लेना, और आपके पास में आपका असिस्टेंट नहीं है, या 7 ग्राम या 6 ग्राम में सीजर लेना, तो ब्लड का अरेंजमेंट नहीं है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना कि पिछले साल तो हमने इतने सालों से हम सीजर करते चले जा रहे हैं, अब भी कर लेंगे तो क्या, कभी भी नुकसान हो सकता है। हमारा जो एम है वो हमारे हितग्राही के लिए है कि उसका आउटकम अच्छे से निकल के आना चाहिए, उसके साथ कभी भी धोखा नहीं है। अगर कभी हमें ऐसा लेना पड़ रहा है तो हमें पहले ब्लड अरेंज कर लेना है, हमें साथ में कॉल करके रख लेना है कि प्लेसेंटा प्रीविया पेशेंट है, तो हमें साथ में हेल्प के लिए एक असिस्टेंट या सर्जन को कॉल करके पहले से रखना है कि इस तरह का हम सीजरियन ले रहे हैं, ताकि जब हमें हेल्प की जरूरत पड़े तो हमारे पास पूरी प्रॉपर टीम तैयार खड़ी हो। तो इस तरह से कोई भी हादसा होने से हम रोक सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में बात करें, मॉनिटर्स आउटकम्स। अब हमारे जो आउटकम निकल के आ रहे हैं, हमारी सुधार जितनी हमने इतनी प्रोसेस की है, उसमें हमारे मॉनिटरिंग लगातार होते रहना चाहिए कि हमारी लगातार ट्रेनिंग से, हमारे लगातार सुपरविजन से किस तरह का हमारा आउटकम में चेंज आया।
यूज प्रोटोकॉल एंड द डिसीजन मेकिंग टूल्स इफ गोइंग अगेंस्ट प्रोटोकॉल हैव ए गुड रीजन। अगर किसी कारण से हमें लगता है कि हम अपने प्रोटोकॉल्स को मिस कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई बहुत अच्छा रीजन होना चाहिए, अदरवाइज हमें प्रोटोकॉल से स्टिक रहना चाहिए। कंसीडर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल पेशेंट्स, एवरीवन इज नॉट द सेम। यही अभी बात कर रहे हैं कि हर एक पेशेंट ऑप्स में कैसा है ये अपने को पता नहीं चलता। हर एक पेशेंट की एक नया निकल के आता है। इवन एब्डोमेन भी ओपन करें सीजरियन में तो पता नहीं चलता कि अंदर क्या निकलने वाला है। चाहे वो कई बार प्राइम में भी हम लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ भी पीपीएच हो गया, कुछ भी, मतलब समस्या ऐसी खड़ी हो सकती है। तो हमें इस तरह से समझ के रहना चाहिए कि हर एक पेशेंट एक नया पेशेंट है और उसके साथ कुछ भी होता है, तो हमारी जो तैयारी है वो पूरी रहनी चाहिए। चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हो, वो नॉर्मल डिलीवरी कब एबनॉर्मल में कन्वर्ट हो जाए हमें नहीं पता। तो मतलब इतना हम लोग ऑप्स पढ़े हुए हैं, पर ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी संस्था में पूरी टीम इस हिसाब से तैयार रहे। कंसल्ट अदर इफ अनश्योर। अगर आपको लग रहा है कि हमारी डायग्नोसिस इम्प्रॉपर है, कुछ डाउट हो रहा है, तो हमेशा हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। रिमेंबर एवरी पेशेंट इनकाउंटर्स रिक्वायर्स अ डिसीजंस। सो कॉम्पिटेंस में ये हमारी बात हो चुकी है। इंट्रोड्यूस करना है, रीड द पेशेंट, लिसन अटेंटिवली, मेंटेन आई कांटेक्ट। जब हम किसी से अपने हितग्राही से बात कर रहे हो तो हमेशा जो हमारा गैदर अप्रोच है काउंसलिंग में जिसको हम यूज करते हैं, वो हमें यहाँ पर भी यूज करनी है कि हमारा आई कांटेक्ट उससे बना रहे, जबकि उसको ताकि पता रहे कि ये हमारा तरफ इनका पूरा अटेंशन है, ये इनका ध्यान कहीं और नहीं है, ये हमारी बात पूरी अच्छी तरह से सुन रही हैं। यूज एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज एंड द गेस्चर्स लाइक स्माइलिंग, नोडिंग। इसका हमें ध्यान रखना है, स्माइलिंग फेस रखना, ताकि उसको भी थोड़ा वो कंफर्ट जोन में आ पाए। डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी फॉर द वुमेन एंड हर फैमिली। यूज गुड वर्बल एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। Observes non-verbal cause of patients. Provide a private space for the decision whenever possible. Be non-judgmental. Take a focus history and ask patient what they know so far. Use simple language without technical terms and the patient understand why giving information and the procedure. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी हम लोग पीछे भी अभी डिस्कशन कर चुके हैं कि हमें जब अपने हितग्राही को समझा रहे हो तो हमें उसकी लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है। साथ में अगर हम जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें इस तरह से बताना है कि उसके समझ में आ सके। हम अपने टेक्निकल अपना मतलब टेक्निक यहाँ पर हम ये यूज नहीं करना चाहते कि हम कितना जानते हैं या हमारी क्या डिग्री है। हमारा काम इस समय यह है कि हमारा जो हितग्राही है वो कैसे उसका आउटकम कैसे अच्छे निकल के आए। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। When explaining a patient, ask for them to tell it back to ensure they understand. जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें साथ में उनसे पलट के पूछ लेना चाहिए कि भाई हमने जो आपको समझाया है, क्या समझाया है, आपको क्या समझ में आया है। तो हमें पता चल जाएगा कि हम जो उसको बात कहना चाहते थे वो बात उस तक पहुंच गई। लाइक कोई पेशेंट हमारे पास हितग्राही आई है, उसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम है। हमने उससे कहा कि देखिए आपका ब्लड तो बहुत कम है, आपको 1 बोतल खून का इंतजाम करना पड़ेगा। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान कम से कम 1 लीटर खून, आधा लीटर खून बाई चांस अगर चला गया तो मरीज को हितग्राही को कोई भी परेशानी खड़ी हो सकती है। तो ठीक है, हमने उसको बोला कि ब्लड अरेंज करना है। अब हमने पूछ लिया कि भाई हमने आपको क्या समझाया, तो वो कहेगा कि हाँ भाई खून जा सकता है। तो मतलब मेन पॉइंट आपका कट गया ना कि उसको ये पता है कि उसको खून का इंतजाम करना है। कई बार वो आपको पलट के बोल देगा कि मैडम 7 ग्राम में खून की क्या जरूरत है, पेशेंट तो हमारा अच्छा खासा है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप क्यों खून मांग रहे हैं। तो हमें समझाने कि भाई ये आपके पेशेंट के लिए जरूरी है कि ऐसी संभावना बन सकती है, हम अभी नहीं कह रहे पर ऐसी बन सकती है। ऐसी स्थिति में अगर आपको तुरंत बोलेंगे तो उनका सवाल ये भी हो सकता है कि मैडम आपने हमारा सुबह से मरीज था, आपने सुबह से क्यों नहीं बताया, आप अभी बता रही हैं। तो जब हमारा पेशेंट आता है हमें सारी बातें उनको समझा देनी है और साथ में हमें उनसे एक बैक ले लेना है कि उनको हमारी बात कितनी समझ में आई। ब्रेकिंग बैड न्यूज हार्ड टू शो वेल बट एसेंशियल्स। दूसरी उनके लिए अगर बुरी खबर है तो हमें किस तरह से उनको बोलना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। लाइक एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि मान लो कोई महिला है, प्राइमी है, पहला बच्चा था उसका और उसके 1.5 या 2 महीने थे।
और उसको स्पॉटिंग हुई, हमने उसको अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें निकल के आया कि वो मिस्ड अबॉर्शन है। तो हमने उसको बोला कि भाई हो सकता है एक, अब उसके लिए उसका बच्चा जो जिसको प्लान कर रही थी वो बच्चा उसका नहीं रहा, है ना। तो अब हमने उसको अगर समझाया कि देखिए आपका बच्चा खत्म हो गया है, एक रूडली वे में बता दिया और आपको डीएनसी करानी पड़ेगी, या हार्श वे में बोल दिया, तो वो उस पेशेंट के लिए कितना गलत इफेक्ट डाला, क्योंकि वो तो शॉक में चला गया ना, वो तो एक प्लानिंग कर रहा था कि उसको बेबी प्लान कर रहा है, और आपने एक जल्दी में उसको कह दिया कि नहीं नहीं आपको तो बच्चा खत्म हो गया। तो उसके मतलब उसकी मनोस्थिति आप समझिए कि किस स्थिति में होगा। इसलिए हमें ऐसी स्थिति अगर उसके लिए कोई बुरी खबर है तो हमें उसके लिए थोड़ा सा समय देना चाहिए, उसको पास में बिठा के उसको समझा के उसको समझाना है कि भाई देखिए आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, ये बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है ना, या आपके साथ में आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, आपके साथ में किसी और को बिठाना चाहेंगे, आपके हस्बैंड बैठना चाहेंगे, आपकी मदर इन लॉ बैठना चाहेंगी, तो उनके साथ में बैठ के उस वस्तु स्थिति का पूरा एक्सप्लेन करना है, आराम से उसको समय देना है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि अगर उसके लिए कोई बुरी खबर होती है तो हमें किस तरह से उसको बोलना है, उसकी इमोशंस को समझते हुए हमें उसको न्यूज उसको समझानी है। Communications with colleague orally and by good record keeping through to cost handovers। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम ओवर देते हैं तो हमें अपने कलीग्स के साथ में पूरा प्रॉपरली ओवर देना चाहिए कि ड्यूटी खत्म हो रही है, हमारी ड्यूटी में इतने पेशेंट थे, इस पेशेंट की ये वाली स्थिति है और आपको हम ये ओवर में देके जा रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम तो अपनी ड्यूटी करके निकल गए और दूसरा वाला है उसके लिए उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। और पूरा जो आपकी रिकॉर्ड कीपिंग है उसमें पूरी फाइंडिंग्स आपकी पूरी प्रॉपरली लिखी होनी चाहिए। ये स्टाफ के लिए भी ओवर में प्रॉपरली बात है कि आपने लाइक किसी को मान लो आपने एपिजियोटोमी लगाई, थोड़ा सा टीयर हुआ, आपने उसमें पैकिंग डाली, तो आपको प्रॉपरली उनको बताना है कि हमने इसको पैकिंग डाली थी, इसको ब्लीडिंग हो रही थी और इसको आप 4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद चेक करके देख लेना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यही हमारा पूरा एक प्रॉपरली ओवर देना है। और आपकी जो ओवर वाली बुक है उसमें पूरा लिख के जाना है ताकि कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की कोई गुंजाइश ही ना रहे और हमारा जो आउटकम निकल के आए, मतलब ये नहीं कि एक ड्यूटी वाला जो था वो चला गया तो उसकी आगे की केयर रुक गई, ऐसा नहीं, हमारी कंटिन्यूएशन में उसकी केयर चलती चली जाएगी और लगातार उसकी देखरेख होती रहेगी। पर जो चीजें हैं वो हमें प्रॉपरली उसको हैंडओवर करना चाहिए। आपस में ड्यूटी चेंज होती है तो आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि कोई भी चीज, कोई भी गैप ना हो, कोई भी चीज मिस ना हो। अगेन इस पे बात कर रहे हैं ब्रेकिंग बैड न्यूज पे, ग्राउंड रूल्स क्या है उसके। हमारी जब उस समय वॉइस हो तो हमें सामने वाले का समझना, क्योंकि इसके लिए अच्छी खबर नहीं है, तो हमें हमारी जो वॉइस है जेंटल वॉइस होनी चाहिए, सिट एट द सेम टेबल, सेम लेवल, नॉट लुकिंग डाउन एट पेशेंट। उस समय हमें अपने पेशेंट को अपने पास बिठाकर उसको पूरी बात समझानी है। अगर हो सके तो हम उसका हाथ लेकर या उसको एक टच करके, सिंपैथी टच एक रहता है कि जस्ट उसको ताकि वो कंफर्ट फील करे। से आई एम सॉरी, आई हैव सम बैड न्यूज फॉर यू, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो लाइक एक भूमिका बनाना है कि उसके लिए एक बुरी खबर है तो हमें उसको कैसे बोलना है। मतलब एक कहने का तरीका ही बहुत सारी चीजें बदल देता है। कीप इट सिंपल एंड द शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस आर फॉर लेटर, है ना। उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, अब जैसे हमने भी आपको एग्जांपल दिया कि किसी का मिस्ड अबॉर्शन हुआ, तो उसमें हम एक दे सकते हो, उसका रीजन होगा कि भाई ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो सारी प्रिकॉशंस लिए थे। तो हमें उसमें बोलना पड़ता है कि भाई हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन रहा हो, हमें जांचें कराएंगे, उसमें निकल के आ जाएगा, तो ये उसको समझाना है हमें एग्जाम। तो ये हमें इस तरह से देखना है। इसमें एक एग्जाम्पल लिख के दे रहा है, आई एम सो सॉरी टू टेल यू दैट योर बेबी हैज डाइड, कंफर्म अगेन इफ पेशेंट आस्क। अगर पेशेंट को एकदम से कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो गया, तो अगर वो दोबारा से बोलता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, हाँ भाई ऐसा हो गया है, तो ये उसको बताना है अपने को। मतलब जो उसके क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं हमें उसके आंसर प्रॉपरली जेंटल वे में देते चले जाना है। Wait for response, do not fill space with a lots of words, allow patients time to cry, to react it in other way, है ना। उस समय वो अगर उसका रोना आ रहा है तो उसको सांत्वना देनी है, इस
आस्क इफ यू कैन कॉल फ्रेंड रिलेटिव्स, ये भी हमने आपको बताया था कि वो इस न्यूज को अकेले शेयर करना चाहते हैं या उसके साथ में कोई रिलेटिव है या उसका हस्बैंड है तो उसके साथ में बिठा के बात करनी है। गिव देम प्राइवेसी, से यू विल कम बैक सून एंड डू सो, है ना, उसको कुछ समय देना है और दोबारा से वो क्या चाहते हैं या आगे फर्दर क्या ट्रीटमेंट चाहते हैं उसके बारे में बात करनी है। तो ये हमारा एक प्रॉपर वे होता है कि किसी के लिए बैड न्यूज है तो हमें उसको प्रॉपर टाइम और प्रॉपर अटेंशन किस तरह से देना है। कंसंट्रेट केयर में प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन टू लेस एजुकेटेड वुमेन इज नॉट ए गुड यूज ऑफ टाइम एज दे जस्ट कांट अंडरस्टैंड। अगर मान लो कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं है या इस तबके की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसके बारे में कुछ बताने की जरूरत ही ना समझे। किसी भी तरह की किसी भी तबके की महिला है, वो और उसके घर वाले को हमें पूरी जानकारी देना है। ये प्रोटोकॉल्स हमें यूज करने हैं, एविडेंस बेस्ड, ओनली डेविएटेड इन एक्सेप्शन, कोई अगर एक्सेप्शन होता तभी डेविएट होना है, अदरवाइज हमारे जो जीओआई के गाइडलाइन है उनको पूरा पालन करना है। Don't have any protocols, write them. Keep protocol accessible, update regularly, avoided over radicalization like unnecessary cesarean sections, episiotomy, inductions. ये चीजें भी हमें ध्यान देना है कि जहां जरूरत नहीं है वहां पे सीजरियन नहीं करना है। लाइक जैसे अभी जो सीजरियन जो रिकमेंडेड है वो हमारा 10 to 15% होना चाहिए, पर हमारा जो रेट जा रहा है वो 18 to 18% तक जा रहा है। तो यहाँ पर अननेसेसरीली जो सीजरियन सेक्शन है वो भी रोकना है कि जहाँ नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है हमें उसको नॉर्मल ही करवाना है। एपिसियोटोमी की जहाँ जरूरत नहीं है अननेसेसरीली एपिसियोटोमी नहीं देनी है। इंडक्शन की अगर जरूरत नहीं है तो अपना टाइम बचाते हुए इंडक्शन की जरूरत नहीं है, तो ये हमें प्रॉपर उसको मेडिकेशन देना है। ऑगमेंटेशन ऑफ द लेबर, लाइक ये कई बार होता है, पेरिफेरी में भी है कि स्टाफ नर्स चाहते हैं कि उनकी ही ड्यूटी में डिलीवरी हो जाए, तो अननेसेसरीली ऑक्सीटोसिन का यूज कर रहे हैं, एनेस्थीसिया मेडिकेशन का यूज कर रहे हैं। तो ये हमें रोकना है कि जो नॉर्मल लेबर है उसको नॉर्मल पे ही रहना है और उसको बढ़ावा देने के लिए जो हम एक्सरसाइज बता सकते हैं वो हम उनको बताएं ताकि उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री कहीं पे भी खराब ना हो। टाइम कीपिंग एंड द अवेलेबिलिटी, बी पंक्चुअल, रिटर्न प्रॉम्प्टली फ्रॉम द ब्रेक। अगर हम अपनी ड्यूटी में हैं तो ऐसा नहीं है कि अभी एक न्यूज आई थी कि कहीं पर कि ऑक्सीजन ना लगने, ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, उसके कारण किसी की डेथ हो गई क्योंकि सिस्टर खाना खा रही थी। तो ड्यूटी पे है, ठीक है, खाना खाना जरूरी है, पर ऐसा नहीं कि हमारी 8 से लेके 2 तक की ड्यूटी और आते से 8 बजे से 10 बजे में आप नाश्ता करने बैठ गए। तो हमारी ड्यूटी मतलब हमारे खाने पीने के कारण हमारे जो ड्यूटी आवर्स के हैं वो कहीं पर भी उसमें कहीं हमारी सर्विसिंग में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो पंक्चुअल टाइम, अगर हमारा 8 बजे से ड्यूटी है 8 से 2 तक की, तो हमें 8 बजे पहुंचना है और दूसरा ड्यूटी वाला जब तक हम उसको ओवर ना देने हमें अपनी ड्यूटी पे वहीं पर रहना है। रिटर्न प्रॉम्प्टली, जब हम अगर ब्रेक ले रहे हैं तो हमें तुरंत अपना ब्रेक लेके वापस आना है। इफ ऑन कॉल, अगर आप फोन पे है, ऑन कॉल है, तो आपका फोन, ध्यान रखें कि आपका फोन स्विच ऑफ ना हो, पूरे समय चार्ज हो और ऑन हो, और आप अपनी ड्यूटी में उस जगह के आसपास ही रहें, नहीं तो इतने डिस्टेंस पे ना जाएं कि आपको कॉल किया जाए और आपको पहुंचने में बहुत समय लग जाए और वहां पर कोई कैजुअलिटी हो जाए। सो गो एक्स्ट्रा माइल्स, यू माइट नीड सम, अगर आप बहुत ज्यादा दूर जा रहे हैं तो अपने को उतने समय के लिए अपनी ड्यूटी के लिए किसी अपने कलीग को बोल के जाना है कि मैं इतने समय की ड्यूटी के मुझे ये काम है, तो वो आपकी ड्यूटी कर दे। तो हमें अपने लेवल पे व्यवस्था बनानी है, पर सारा मिला के ये है कि हमारी जो सर्विस प्रोवाइडिंग में कहीं पर भी कोई कमी ना रहे। रिस्पेक्ट फॉर द कलीग की बात की, अभी पिछले उसमें भी बात कर चुके हैं। डोंट कंप्लेन इन फ्रंट ऑफ पेशेंट एंड द रिलेटिव्स। अगर हमारे आपस में कुछ भी इश्यूज हैं आपस में कलीग के, तो हमें पेशेंट और रिलेटिव्स के सामने उसका डिस्कशन नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा किसी अलग जाके बात करनी चाहिए। अवॉइडिंग बुलिंग जूनियर्स, हमारे जो जूनियर्स है उनकी इंसल्ट नहीं करना है। दे नीड टू लर्न टू, है ना, उनकी अगर गलती कुछ हो गई तो हमें अलग से ले जाके उनको समझाना है कि यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो गई है, आइंदा से इसको अपने को इस तरह से सुधार कर लेना है। बी रेडी टू लिसन, हमें दूसरे की बात सुनना
के लिए सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक्सेप्ट चैलेंजेस टू योर प्लान, बी रेडी टू डिस्कस नॉन डिफेंसिवली। अगर हमें हमेशा सामने वाले की अपने ऊपर रखना चाहिए कि अगर सामने वाला अपनी कोई राय देना चाहता है तो हम हमेशा उस चीज का वेलकम करें। Refer to seniors if problem to persist. Refer immediately if patient safety is compromised. अगर पेशेंट की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो हमें, अगर हमारे सीनियर्स की हेल्प की जरूरत है, हमारे कलीग की हेल्प की जरूरत है या रेफरल की जरूरत है, तो हमें सारा सब कुछ करना चाहिए समय के रहते ही, है ना। उसमें हमें किसी भी तरह की हिचक या लेट नहीं होना है। रिमेंबर, एवरीवन मेक मिस्टेक और बैड जजमेंट समटाइम्स। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, पर हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना और उसको सुधार करना, ये बहुत जरूरी है कि हमने कहाँ गलत किया। तो इसीलिए हम लोग अपने कोई भी केस में कहीं कुछ होता है तो उसके बारे में हमें उसके पूरा डिटेल्स देख लेना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ हुई है, कहाँ गलतियां हुई हैं, और उसमें हम कहाँ हमारे पॉइंट्स थे जहां हम सुधार कर सकते थे, हमें वो सुधार करना चाहिए। और इन लास्ट, हमारा जो गुड रिकॉर्ड कीपिंग, जो रिकॉर्ड्स होने चाहिए वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, डेट एंड टाइम साइन लेबल्ड। तो जो भी हम मेडिकेशन लिख रहे हैं या जो भी रिकॉर्ड लिख रहे हैं, जो भी हमारे स्टाफ लिख रही है या जो भी डॉक्टर्स ट्रीटमेंट पॉइंट्स लिख रहे हैं, वो बिल्कुल क्लियर पढ़ने योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिख दिया और हमारी स्टाफ उसको समझ ही नहीं पाई कि डॉक्टर्स ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और किसने दिए हैं। वो उनके साइन और नाम सहित होने चाहिए ताकि ये पता रहे कि किस समय किसने देखा है और उसने क्या ट्रीटमेंट दिया है और किस तरह से उसको देखभाल करनी है। तो ये सारी चीजें, रिकॉर्ड कीपिंग, बिहेवियर, ये सारी सब कुछ हमारे रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर में आता है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने ध्यान से सबको सुना रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर पे। उम्मीद है कि ये जो जस्ट ओरिएंटेशन था, ये जो पॉइंट्स हमने सारे डिस्कशन किए, ताकि हम सोचने पे ये सोचते हैं कि कई बार हम उस चीज को मिस कर जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कि हम गलत कर रहे हैं और हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो ये जस्ट ओरिएंटेशन था कि अगर हम में से किसी के साथ इस तरह से होता है तो हम उसको सुधार कर सकें, एक दूसरे का सहयोग करें और हमारा जो आउटकम निकल के आए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में, ट्रेनिंग के साथ में, ट्रेन पर्सन के साथ में, हमारे बिहेवियर जो है वो भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ताकि यहाँ पे जो भी महिला आ रही है, जो भी हितग्राही हमारे यहाँ संस्था में आ रही है, वो अच्छी यादें लेकर जाए, हर तरह से अपने बच्चे के साथ में अच्छी यादें लेकर जाए कि हाँ, उस संस्था में गए थे, वो वाली मैडम को दिखाया था, वो वाली स्टाफ नर्स थी, उन्होंने मेरा इतना सहयोग किया और मेरे बच्चे का इतना, वो जो जन्म की खुशी है वो उसको पूरी तरह से महसूस कर सके। तो इन सब में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव। आपने मैडम बहुत अच्छा बताया। आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं हॉस्पिटल्स में, खासकर पीएससी, सीएससी और छोटे हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर जो एएनएम, स्टाफ नर्स, उनका बिहेवियर, हमारे डॉक्टर्स का भी कुछ लोगों का बिहेवियर उतना अच्छा नहीं होता। तो ये जो आपने रिस्पेक्टफुल मैटरनल हेल्थ की जो बात की, मैटरनल केयर की बात की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा हमारे सभी पैरामेडिकल और सभी डॉक्टर्स स्टाफ फॉलो करना चाहिए इसको। और हर लेडीज जो डिलीवरी के लिए आती है तो उसके लिए बहुत अच्छी है कि ऐसी घटना होती है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई बीमारी तो है नहीं, लेकिन उसको हमें बड़े आदर से उसको करना चाहिए, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए, जिससे वो हम अपने अस्पताल की घर जाके भी बड़ाई करें, हमारे स्टाफ की भी बड़ाई करें कि बड़ा अच्छा बिहेवियर था, बहुत अच्छा इंतजाम था, दवाई भी अच्छी थी, बातचीत भी अच्छी थी। तो ये सब बिहेवियर बहुत मायने रखता है। तो अपन लोगों को, हेल्थ स्टाफ को खासकर बिहेवियर की बहुत अच्छी रखने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव।